चलिए, तो फिलहाल राजनीति नहीं, राष्ट्र नीति को लेकर ही बात चल रही है। पैनल की ओर चलेंगे। इस वक्त बीजेपी पार्टी से आरएस पठानिया ने हमारे साथ ज्वाइन किया हुआ है। बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। उनके साथ ही नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी से हमारे साथ मुजफ्फर खान ने ज्वाइन किया है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। और उनके साथ ही हमारे साथ आप देखिए राशिद चौधरी जी हैं, कांग्रेस पार्टी से ज्वाइन किया हुआ है। आपने बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो राशिद जी, मैं आप ही के पास आऊंगी। जिस तरह से आज आपने देखा कि राष्ट्रीय अधिवेशन में किस तरह से सीधा वार कांग्रेस पर करते नजर आए हैं पीएम मोदी। पीएम मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, पर पिछले जितना भी उनका कार्यकाल देखा जाए, और खासकर जब शुरुआती दौर की कैंपेन थी 2013 की और 14 की, 2 साल में जो इलेक्शन हुआ था, तब भी इस तरह के कटाक्ष जो बड़े नीचे के स्तर के हैं, जो एक प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देते, वो करते आए हैं और आए दिन करते रहते हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी से उनको डर लगता है। उनको पता है कि कांग्रेस पार्टी की विचारधारा जो है वो बड़ी सॉलिड है और वो कोई नई चीज जो है नए तरीके से एंगेज करना चाहते हैं, लोगों का ध्यान बटाना चाहते हैं जो रियल इश्यूज हैं उनसे। और ये पहली बार नहीं हुआ, ये बहुत बार हो चुका है। और ये बड़ा पठानिया जी जवाब दीजिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए वो कह रहे हैं कि डर लगता है कांग्रेस से, और एक पीएम के लिए इस तरह से बात कहना, जवाब दीजिए जरा इस पर। देखें, प्रधानमंत्री जी ने भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय जो नेशनल कन्वेंशन है उसको आज अपना संबोधन, और इस संबोधन को उद्बोधन ही किए, जिसमें भारत की विशिष्ट जो अचीवमेंट्स उनके कार्यकाल में, उनके प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जो हुई हैं, उस पर उन्होंने डिटेल से उसका लेखा जोखा पूरे देश के सामने, पूरी दुनिया के सामने रखा है। और किस तरीके से विभाजन की विभीषिका की बात करें या BR अम्बेडकर की बात करें, जो अपने आप में खुद एक कांग्रेस के नेता थे, सरदार पटेल की एक लेगेसी को क्लेम करने की बात की, तो वो भी एक कांग्रेस के ही जिसे कहते हैं नेता थे। तो इसी तरीके से भगवान बिरसा मुंडा, तो ऐसे लोग जिनका भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी किसी विचार परिवार से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन उन लोगों का जो भारत के लिए जो कंट्रीब्यूशन है या देश के इस निर्माण में जो उनका एक अपना योगदान, उसे सरकार ने सराहा और प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में, उद्बोधन में इसको एक तस्दीक दी है। जहां तक हमारे भाई राशिद चौधरी साहब बता रहे, चौधरी साहब, एक शब्द में अगर इसको रिस्पॉन्ड करना हो कि कांग्रेस इस देश की सबसे पुरानी, सबसे वसी और सबसे जिसे ग्रैंड ओल्ड पॉलिटिकल पार्टी भी कहा जाता है, बट कांग्रेस की जो रिपीटेड फेलियर्स एंड फेलेसीज, उसकी वो फेलियर्स एंड फेलेसीज भारत के ओवरऑल पॉलिटिकल फ्रंट की बात करें, राशिद जी, भारत के पीएम मोदी को कांग्रेस से डर लग गया है कि कांग्रेस को अर्थव्यवस्था से डर लग गया है, विकास से डर लग गया है, मुद्दों से डर लग गया है? एक मिनट पठानिया जी, तो नेचुरली जो चेंज उन्होंने लाई है उस पर अगर बात की तो पर्सनल मत लें उसको। मुजफ्फर जी, कौन सी डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं जिसमें ये खोखले दावे और जो प्रेजेंटेशन है ये ज्यादा देर तक नहीं चलेगी। ठीक है राशिद जी, देश की नींवें थी उसको खुला खड़ा करने का काम आ रही हूँ, देश की नींव को लेकर ही आ रही हूँ मैं आपके पास। मुजफ्फर जी, जहां तक तामीर और तरक्की की बात है, मेरे ख्याल में 1947 से लेकर आज तक, 1950 में तो आयन जो है वो वजूद में आया, लेकिन तामीर और तरक्की का काम 1947 में ही स्टार्ट हो गया था। और अगर ये कोई कहता है कि हम 1947 से लेकर 2014 तक एक ही जगह पर खड़े रहे और 2014 के बाद चलना शुरू किया तामीर और तरक्की की तरफ, तो वो सरासर गलत है। हर गवर्नमेंट का, चाहे वो जनता पार्टी की गवर्नमेंट रही, अटल बिहारी साहब की रही, कांग्रेस की रही, देवेगौड़ा साहब की रही, जिस भी प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ किया, उन्होंने तामीर और तरक्की का काम किया। और ये मतवातर तामीर और तरक्की चली आ रही है। ये रातों रात एयरपोर्ट नहीं बन गए, रातों रात ये सड़कें नहीं बन गई, आपने बनी हुई सड़क को एक्सपेंड किया। चलिए पठानिया जी, 2014 से पहले भी सड़कें थी, और हमें खुशी है कि हम और तामीर और तरक्की करें, हमें खुशी है कि हम विश्व गुरु भी बने, हमें खुशी है कि हम दुनिया की 1 नंबर की ताकत बने। हम तो चाहते हैं कि नंबर 1, वी मस्ट बी नंबरो 1। वो दिन दूर नहीं है मुजफ्फर जी। नंबर पे क्यों है? आज कह दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कि जितना जल्दी हो सके, कहने और करने में बहुत फर्क है ना। ठीक है पठानिया जी, कहने और करने से
बड़ा फर्क है। मुजफ्फर साहब, हमारा इसमें स्पेसिफिक मानना है। किसी ने कभी नहीं कहा, आपका जो कंसर्न है मैं बोल दूं कि कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता, विशेषकर मैं इस चैनल पे वादा कर दूं, ये को बोले कि 47 से लेकर 2014 तक कुछ नहीं हुआ, ऐसा नहीं है। बट 47 से लेकर 2014 तक इंडिया वॉज ए लैंड ऑफ फेल्ड अपॉर्चुनिटीज। जो अपॉर्चुनिटीज देश को, देश के जनमानस को, देश के पॉलिटिकल सोशल एक माहौल में और देश की इकोनॉमी ने जो आपकी इस बात से डिसएग्री करता हूं वो अगर उसमें कि चर्चा आप ये कहें कि नहीं, इंडिया वाज नॉट अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। मेरे ख्याल से चाइना वाज मिसमैनेजमेंट, व्हाई जम्मू एंड कश्मीर वाज मिसमैनेज, व्हाई नॉर्थ ईस्ट वाज। ठीक है पठानिया जी, मुजफ्फर जी, राशिद जी, देखिए जितनी भी राजीव गांधी जी भारत की स्कीमें चला रहे भारत का उसमें से जनमानस में भारत का सम्मान बढ़ा है। हमारा एक एक करके ना पठानिया जी ले लीजिए ना जवाब। अब राशिद जी कुछ कह रहे हैं, सम्मान पहले भी था, एक एक करके तीनों एक साथ बोलेंगे तो कैसे सुनेंगे? राशिद जी जी, मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि जहां तक तामीर और तरक्की की बात है तो पीएम मोदी साहब जिन स्कीमों को 2014 से चला रहे हैं उनमें से 47 स्कीमें तो ऐसी हैं जिनका सिर्फ नाम बदला गया है। और वो खास करके एक उदाहरण देता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने जिस स्कीम को सबसे ज्यादा आलोचना की थी वो था मनरेगा, और बाद में जब मनरेगा पे वर्ल्ड बैंक की और एशियन बैंक की और IMF की फंडिंग और सब चीजों की बात आई तो वही एक सबसे सक्सेसफुल प्रोग्राम था, उसको कंटिन्यू करना पड़ा, अगर उसकी फंडिंग भी देनी पड़ी, उसी हाउस में प्रधानमंत्री जी को उसको एक्सप्लेनेशन देना पड़ा। तो ये रातों रात तो कुछ हुआ नहीं है। कौन सा एयरपोर्ट, जब हवा में बात करते हैं कि इतने एयरपोर्ट इतने नए बन गए, अब जम्मू एयरपोर्ट को कोई कहेगा नया बन गया, वो भी इनकी लिस्ट में है, तो कैसे नया बन गया? अब श्रीनगर एयरपोर्ट एक्सपेंशन और नया एयरपोर्ट बनाने में फर्क है, नया रेलवे स्टेशन बनाने में और एक्सपेंशन में फर्क है, नई रेलें बढ़ोतरी है। ये एक लगातार प्रोसेस है जो तामीर और तरक्की का जो पूरे देश में चल रहा है और चलता आया और आगे और चलेगा। कोई सरकार और वो भी करेगी, ये सरकार भी कर रही है। सो ये तो एक साइकिल है। क्वेश्चन ये है कि जो जिंदगी आम जनमानस की है वो इस सरकार ने मुश्किल कर दी है। ठीक है, आप पठानिया जी जवाब दीजिए। बेरोजगारी देखिए, जनमानस की जो जिंदगी है उसे पूरी तरह से आप देखिए मुसीबत में डाल दिया है, इस तरह से वो कह रहे हैं पठानिया जी। आशा जी, एक शब्द में अगर अपने दोनों एक शब्द में, एक सेंटेंस में अपने आपने दोनों बहुत ही अजीज और बहुत रिस्पेक्टेबल अपने मित्रों का, फ्रेंड्स को अगर रिस्पॉन्ड करना हो तो इंडिया I.N.D.A इंडिया अलायंस को मेरा एक विनम्र निवेदन है कि कोई भी सरकार, कोई भी निजाम, कोई भी हुकाम तब तक स्मूथली नहीं चल सकता जब तक एक इफेक्टिव, जब तक एक वाइब्रेंट, जब तक एक दमदार विपक्ष इस देश में ना हो। अस्थिरता, परिवारवाद की जननी का करार दिया गया आज कांग्रेस पार्टी को। टू डिकोड द मॉरल, और उससे भी बड़ा बयान सुन लीजिए, अमित शाह जी कह रहे हैं कि यहाँ पर जो इंडिया गठबंधन बना है वो कह रहे हैं कि यहाँ पर सिर्फ अपनी बेटे बेटियों को मुख्यमंत्री बनाने की कवायद चल रही है, लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। सबसे ज्यादा बेटे तो आज की दौर में। ठीक है पठानिया जी, राशिद जी, और देश सबसे ज्यादा बेटे बेटियों को एडजस्ट करने का जो धंधा है, पठानिया जी, राशिद जी कुछ कह रहे हैं। जनता की बात ज्यादा आज की डेट में जो बेटे और बेटियां हैं वो बीजेपी के बीच में, और परिवारवाद अगर लिस्ट देखी जाए ऊपर से नीचे बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं की, तो वो भी तो वही है। और दूसरी बात ये, परिवारवाद पॉलिटिक्स में मेरी एक सिंपल सा सवाल है, अगर एक वकील साहब का बेटा वकील बनना चाहता है, जज का बेटा जज बनने की कोशिश करता है, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, और बिजनेसमैन का बेटा आगे बिजनेसमैन बनना चाहता है, तो कोई आदमी अगर पब्लिक सर्विस में आना चाहे और उसका सिर्फ इस वजह से विरोध किया जाए कि उसका परिवार पहले से पब्लिक सर्विस में है, तो वो बड़ा जरा जवाब दीजिए इस पर कि बुराई क्या, बड़ा इनह्यूमन भी है और अनरीजनेबल भी है। उसको कैसे जस्टिफाई किया जा सकता है? पठानिया जी, बुराई क्या है? आर्य मुजफ्फर जी, मैं आपके पास। एक पॉलिटिशियन देयर इज अ वेरी थिन डिवाइडिंग लाइन बिटवीन परिवारवाद और बिटवीन एक पॉलिटिशियन का बेटा या एक ब्रांडेड पॉलिटिशियन का बेटा पॉलिटिक्स में अपना अपॉर्चुनिटी जिसे कहते हैं लोकेट करे, बट एक पॉलिटिकल पार्टी एक परिवार के अगेंस्ट सेंटर हो जाए, जिसमें लेकिन आप सबको ये नहीं लगता है कि बच्चों पर भी कई फैसलों को छोड़ देना चाहिए? जिस तरह से अमूमन हम बात भी करते हैं, जो बच्चा क्रिकेटर बनना चाहता है उसे बनने देना चाहिए, जो पॉलिटिक्स में जाना चाहता है उसे जाने देना चाहिए। मुजफ्फर जी, अर्थव्यवस्था को लेकर बात कर लेते हैं,
पीएम मोदी की तरफ से अर्थव्यवस्था को लेकर सबसे पहले बात की गई और सबसे ज्यादा उन्होंने फोकस इस पर रखा कि लक्ष्य रखा गया है, जिसमें वो कह रहे थे कि यहाँ $1 बिलियन में बनने के लिए, यानी कि $1 बिलियन की बात वो कर रहे थे, 60 साल उसमें लग गए हैं। 2014 के बाद यहाँ 2 ट्रिलियन मार्क भी बहुत बड़ा रहा था, लेकिन 10 साल में हमने अर्थव्यवस्था में $2 ट्रिलियन जो है वो जोड़ दिया है। तो एक के लिए यहाँ 60 साल और 10 में 2 को जोड़ दिया। मुजफ्फर जी। अच्छा जी, किसी भी मुल्क की इकोनॉमी के लिए 2 चीजें बहुत जरूरी है। एक है जीडीपी, दूसरा है जिसको पर कैपिटा इनकम कहते हैं। जीडीपी जो है वो भी लगातार पिछले कई सालों से बढ़ती आ रही है, क्योंकि हमारा एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ रहा है, इंपोर्ट घट रहा है, एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, तो उससे भी बढ़ रही है। लेकिन जो जीडीपी है वो सिर्फ पूंजीपति जो हैं उसका फायदा उनको है जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बिजनेस में हैं। पर कैपिटा इनकम जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि एक व्यक्ति की शहरी की जो सिटीजन है उसकी इनकम कितनी बड़ी, मुजफ्फर जी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, पठानिया जी इस पर जवाब दीजिएगा। जिससे पॉपुलेशन आमदनी 98 लेकिन खर्चा पॉपुलेशन को रुपया, तो फिर किस तरह से पर कैपिटा इनकम जो है वो बढ़ रही है? ये दावा किया जा रहा है सरकार की तरफ से कि दोगुनी हुई है पर कैपिटा इनकम, जीडीपी में भी सुधार हुआ है, अर्थव्यवस्था में भी पूरी तरह से सुधार देखा जा रहा है, राजकोषीय घाटे को लेकर जो लक्ष्य रखा गया है वो भी सामने है। पर कैपिटा बांग्लादेश से भी कम है। ठीक है मुजफ्फर जी, पठानिया जी जवाब दीजिए जरा इस पर। कोई जुटला नहीं सकता है। दूसरी बात, महंगाई, अगर आप देखोगे महंगाई ऐसा है कि मैं नहीं कहता कि महंगाई सिर्फ इंडिया में बढ़ी है, ठीक है लेकिन मुजफ्फर जी, इंडिया में बाकी मुल्कों की बानिस्बत आप अगर रेशो देखोगे सबसे ज्यादा बड़ी है, अनएम्प्लॉयमेंट बड़ी है। तो मुझे तामीर और तरक्की, ठीक है, सड़कें पुल पहले भी बने, आज भी बनेंगे। अब जम्मू शहर में अगर देखोगे, अब मुजफ्फर जी जवाब ले लीजिए ना। 2014 से पहले स्टार्ट था, रोडें पहले स्टार्ट थी, चल रही हैं, आज भी चल रही हैं, मैं नहीं कहता बंद हुई हैं। तामीर और तरक्की के लिए वो भी जरूरी है, लेकिन उसके लिए इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना वो भी जरूरी है। चलिए, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। पठानिया जी जवाब दीजिए अब जल्दी से। जी, इकोनॉमिक्स की अगर आई होप मुझे 2 मिनट अनइंटरप्टेड मिलेंगे। सरकार ने बड़ा डिटेल्ड आंकड़ों के साथ पार्लियामेंट के संसद के सदन पे इकोनॉमिक ग्रोथ का जिसे कहते हैं खाका बुना है। जहां तक ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात है, भाई साहब ने कहा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में जीडीपी में देयर इज एन एक्सपोनेंशियल राइज, बहुत ही तीखा एक राइज हुआ है मोदी सरकार के पिछले 10 वर्षों की। जहां तक आप पर कैपिटा इनकम की बात कर रहे हैं, पर कैपिटा इनकम को मापने के जो मापदंड है उन मापदंडों को अगर आप देखें तो ओवरऑल जिसे कहते हैं देश की स्थिति और दशा जिसे कहते हैं सुधरी है। 13 करोड़ लोग बिलो पॉवर्टी लाइन से बाहर आए हैं, विच इज अ रिकॉर्ड। मुजफ्फर जी, जो अपने आप में रिकॉर्ड है। पिछले दिनों डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की तरफ से, ठीक है पठानिया जी, मुजफ्फर जी एक सवाल, दोनों पार्टियां आपके सामने है मुजफ्फर जी, और पिछले दिनों जो सुर्खियां बटोर रहे थे, बयानबाजी जिस तरह से हो रही थी, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला आते हैं वो कहते हैं कि गठबंधन के साथ नहीं है, इमीडिएटली इफेक्ट होता है। उमर अब्दुल्ला आ जाते हैं, वो कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, हम इंडिया गठबंधन के साथ है। अब बीजेपी के साथ जाएंगे कि कांग्रेस के साथ जाएंगे, इंडिया गठबंधन के साथ? मुजफ्फर जी। आशा जी, मैं आपको एक क्लैरिफाई कर दूं। दो टुक जवाब दीजिएगा मुजफ्फर जी। गठबंधन के साथ नहीं हूं, मैं क्लैरिफाई कर दूं। उन्होंने ये नहीं कहा मैं गठबंधन में नहीं हूं, उन्होंने कहा हम अपने बलबूते पे इलेक्शन लड़ेंगे 3 सीटों पे। उन्होंने कहा जो हमने जीती हैं उस पर हम अपने बलबूते पे लड़ेंगे, अगर इस पर किसी को ऐतराज होगा, वो लड़ना चाहता है लड़े, लेकिन गठबंधन बरकरार रहेगा। गठबंधन के लिए ये नहीं उन्होंने कहा कि हम गठबंधन से बाहर निकल रहे हैं। लेकिन उससे पहले डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि अगर कोई बात होती है तो खिड़की दरवाजे पूरी तरह से खुले। आशा जी, इंटरव्यू सुना मैंने, वो देखो दरवाजे, उन्होंने ये कहा कि किसी भी पार्टी के लिए हम दरवाजा बंद नहीं कर सकते। वो आज भी हम कहते हैं दरवाजा तो हम किसी के लिए नहीं बंद कर सकते। डेमोक्रेसी में मुजफ्फर जी लगता है कि जम्मू कश्मीर की जनता भरोसा कर पाती है कि कब कौन सा बयान सामने आ जाएगा? ये हरगिज नहीं, उसका मतलब ये हरगिज नहीं कि हम आप बीजेपी के साथ नहीं जा सकते। हाँ, नेगोशिएशन। राशिद जी कुछ कह रहे हैं, मतलब जिनके साथ अलायंस करने की आप बात कर रहे हैं, राशिद जी कुछ कह रहे हैं। राशिद जी, मतलब ये बिल्कुल नहीं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो जफर साहब कह रहे हैं कि बीजेपी के साथ नहीं जा सकती, दरवाजे तो खुले हैं।
तो ये अच्छी बात है कि साफ शफाफ आदमी है और साफ शफाफ बात कर रहे हैं। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को सीधा कहना चाहिए कि भाई हम एनडीए का पार्ट बन सकते हैं और बनना चाहते हैं। तो ये फिर गटी चुपी सियासत क्यों होती है, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कश्मीर के अवाम को खास करके। जम्मू के अवाम को तो कश्मीरी लीडरशिप ने भाई एनडीए में जाना रूल आउट है, लेकिन इलेक्शन के लिए सीट शेयरिंग का जो मामला है बेसिकली उसमें शायद हमारे जो दूसरी पार्टनर है टीडीपी वाले वो कह रहे थे कि हमें भी एक सीट दी जाए, तो उन्होंने कहा कि भाई जो सीटें हमारे पास हैं हम उस पर कोई नेगोशिएशन नहीं करेंगे। लेकिन इसके लिए क्लियर कट कहा कि एनडीए के साथ जाने का कोई चांस नहीं। बातचीत का दरवाजा पॉलिटिकल सॉल्यूशन के लिए जम्मू कश्मीर में, लेकिन मुजफ्फर जी बीजेपी 370 का पार है और एनडीए 400 का पार है। ऐसा नहीं है जी, 370 और 400 बीजेपी 370 और एनडीए 400 पार। राशिद जी बार बार ऐलान हो रहा है तो इस बार 400 पार। आशा जी जरा इनसे एक सवाल पूछें, आपको पहले ही कैसे पता है कि हम 300-400 पार करेंगे? पठानिया जी जवाब दे दीजिए, बहुत मुस्कुरा रहे हैं आप। लगता है कि ईवीएम फुल है। पठानिया जी हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। वो ईवीएम को लेकर बात करें पठानिया जी। ऐसा इकबाल साहब की इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे तो 3-4 दिन तो विपक्ष ने बहुत बड़ा एक राष्ट्रीय एक नेशनल इशू बनाने की, विषय बनाने की कोशिश की। एक्सपोज हुआ, एक दिन सामने आया है कि 700 करोड़ का स्कैम जनता के बीच में रहते हैं, वो तो इससे का काम करते हैं, में ऐसा स्कैम नहीं चलिए थोड़ी सी वो कुंडली देखनी आती है हमें। चलिए पठानिया जी बहुत बहुत धन्यवाद, राशिद जी आपका भी धन्यवाद, मुजफ्फर जी आपका भी धन्यवाद। तो फिलहाल राजनीति और राष्ट्रनीति को लेकर बात हो रही थी, लेकिन जम्मू कश्मीर के भी कुछ मुद्दों को लेकर बातचीत हो गई है। लेकिन साफ तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये कहना है कि अलायंस के साथ तो नहीं जाएंगे, लेकिन इंडिया अलायंस के साथ पूरी तरह से 2 सीटों को लेकर बातचीत हो सकती है। लेकिन अब देखना ये होगा कि जब लोकसभा चुनाव होते हैं तो फिर किस तरह से समीकरण जम्मू कश्मीर के अंदर बनते हैं। आप देखते रहिए कार्यक्रम।